छोटे से गांव में जहां दो दोस्त रहते थे, जिसमें से एक का नाम विनोद था और दूसरे का किशोर, जिसमें से विनोद शादीशुदा था और एक छोटा सा दुकान चला रहा था। फिर भी उसकी जिंदगी मुसीबतों से घिरी हुई थी और वहीं किशोर कुंवारा था, बिना किसी काम धाम के अपने पुराने घर में अकेला रहता था। बारिश का मौसम था। तभी सुबह के समय में आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बूंदें सड़कों को और गांवों को गिला कर रही है। विनोद अपने छोटे से दुकान पर बैठा था, लेकिन ग्राहक नहीं आते थे और उसका चेहरा हमेशा चिंता में डूबा हुआ रहता था। विनोद बिना किसी स्वार्थ के दुकान को चला रहा था, इस उम्मीद में कि एक न एक दिन उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। किशोर तू आ गया, देख मेरा दुकान का हाल कितना ज्यादा खराब हो गया है। दुकान का किराया, बिजली का बिल सब मेरे सिर पर लदा हुआ है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अरे विनोद, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? ये बारिश का मौसम है, इसलिए सब कुछ उदास सा लग रहा है। लेकिन तेरा ये हाल कैसे हो गया? पहले तो तेरी दुकान अच्छी खासी चल रही थी, अब क्या हुआ? भाई ग्राहक अब पास की दुकान पर चले जाते हैं, वहाँ सामान ज्यादा मिलता है और मुझे तो ऊपर वाले ने औलाद भी नहीं दिया। बस दिन रात खर्चों की चिंता सताती है और रात को नींद भी नहीं आती है। बस यही सोचता हूँ कि कल कैसे पैसों का इंतजाम करूँगा। अरे इतना परेशान क्यों होता है? जब बारिश रुक जाएगी तो हो सकता है कि ग्राहक आना शुरू हो जाए। वैसे तूने सेठ नटवर लाल से बात की? वो तो अपना यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी है। नटवर लाल से क्या बात करना, उसने तो पिछले हफ्ते ही साफ साफ मना कर दिया था कि मेरे जैसे छोटे दुकानदारों का अब कोई भी काम नहीं करूंगा, क्योंकि वह अब बड़ी दुकानों की बात मानता है। अब तू ही बता किशोर, क्या वह हमारी मदद करेगा? और वैसे किशोर, तू दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, तो किसी से बात कर जो हमारी कुछ मदद करे। अरे भाई, मैं तो खुद तुझसे पैसे उधार मांगने वाला था, क्योंकि मैं तो कुछ कमाता नहीं हूँ। बस उस पुराने टूटी फूटी घर में दिन भर पड़ा रहता हूँ। लेकिन तेरा यह हाल देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं कुछ सोचता हूँ, शायद किसी जान पहचान वाले से बात करूँ। अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, सच कह रहा हूँ। तू मुझे कुछ दिन का समय दे, मैं तुझे बताता हूँ। किशोर, तू मेरा पुराना दोस्त है, अगर कुछ बन पड़े तो जरूर मेरे लिए करना, क्योंकि ममता भी घर में चुपचाप रहने लगी है। मुझे देखकर चिंता में डूबी रहती है और कहती है बस किसी तरह ये बुरा वक्त कट जाए। अरे विनोद, तू दिल छोटा मत कर, मैं कुछ ना कुछ जरूर सोचूंगा। बारिश को रुकने दे, अभी तो शायद तेरे दिन भी बदल जाए। चल ठीक है विनोद, अभी मैं चलता हूँ और कुछ काम देखता हूँ। किशोर धीरे धीरे वहाँ से चला जाता है। फिर विनोद उदास नजरों से गीली रास्ते को देखता ही रह जाता है, जहाँ बारिश की बूंदें छोटे छोटे रास्ते को भर रखी थी। शाम हो जाती है, विनोद घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक लाचार और जख्मी हाल में एक छोटी सी बच्ची मिलती है। अरे बेटी, ये क्या हुआ तुझे? इतना सारा चोट कैसे लगा? तेरे शरीर से खून बह रहा है। ऐसा कर, तू मेरे साथ घर चल, मैं तेरी मरहम पट्टी कर देता हूँ। फिर विनोद उस छोटी बच्ची को अपने घर लेकर जाता है, जिसे देखकर ममता चौंक जाती है और विनोद से कहती है, विनोद, ये बच्ची कहाँ से तुम लाए हो? ये तो जख्मी हालत में है, इसके साथ रास्ते में क्या हुआ है? हाँ, ममता जंगल की तरफ रास्ते में अकेली मिली है और जख्मी हालत में थी, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता था? ये सब छोड़ो ममता, पहले तुम पानी और साफ कपड़ा जल्दी से लेकर आओ और मैं दवाई लेकर आता हूँ। बेचारी बहुत डरी है। ठीक है, लेकिन यह बच्ची तो बहुत छोटी है। बेचारी कितनी डरी हुई लगती है। बेटा डर मत, हम तेरी मदद करेंगे। कुछ खाएगी? मैं तेरे लिए खाना गर्म कर देती हूँ। बस थोड़ा मुझे गर्म पानी दे दीजिए, मुझे बहुत थकान लग रही है। ममता, तुम इसका ख्याल रखो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। इसे कुछ नहीं होगा। ऊपर वाले ने हमें औलाद नहीं दी, तो क्या हुआ, शायद यही हमारी औलाद बनेगी। तभी इस बच्ची को भगवान हमारे पास भेजे हैं। विनोद, तुम सही कह रहे हो। तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो इसे अपने घर लेकर आए हो। शायद ये बच्ची हमारी जिंदगी में रौनक लाए, लेकिन इसके माँ बाप ढूंढते हुए आए तो तब हम क्या करेंगे? ममता, अभी इसकी हालत देखो, अभी ये अकेली और जख्मी है। अगर इसको कोई ढूंढने आएगा तो सच बता देंगे, लेकिन अभी इसे हमारी देखभाल की जरूरत है। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। आज से हम ही इसके माँ बाप है। तुम हमेशा ऐसे ही हो विनोद, हर किसी की मदद करते हो। मैं खाना तैयार कर देती हूँ, तुम जल्दी से जाकर दवाई ले आओ। यह बच्ची अब से हमारी जिम्मेदारी है, आज से हम इसकी देखभाल करेंगे। विनोद दवा लेने चला जाता है और ममता बच्ची को पानी देती है। अगले ही दिन कुछ सैनिक गांव में घूमते हुए विनोद के घर पहुंच जाते हैं
और वे बच्ची के बारे में पूछते हैं। विनोद, तुमने गांव में कोई बच्ची देखी है क्या? एक छोटी 5-6 साल की, जो अभी कुछ दिन पहले ही जंगल की तरफ भागी थी। नहीं सैनिक जी, मैंने तो ऐसी कोई भी बच्ची को नहीं देखा हूँ। आप लोग इतने ज्यादा क्यों परेशान है? क्या कोई खास बात है? मैं तो बस अपनी दुकान और घर के बीच आता जाता रहता हूँ। सुनो विनोद, ये बहुत ही गंभीर मामला है। वह लड़की एक राजकुमारी है, राजा की इकलौती बेटी। हमें शक है कि वो इस गांव में कहीं छिपी है। अगर तुम कुछ जानते हो और नहीं बताओगे तो राजा तुम सबको बहुत बड़ी सजा देंगे और तुम सबको कारागार में डाल देंगे। सैनिक जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे ऐसी कोई बच्ची नहीं मिली है और मैं जंगल की तरफ जाता ही नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं खुद राजमहल आकर आपको बता दूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। ठीक है विनोद, लेकिन याद रखना, राजा का दिमाग अभी बहुत ज्यादा खराब है। अगर हमें बाद में पता चला कि तुमने कुछ छिपाया है तो तुम्हारा घर और दुकान सब बर्बाद कर देंगे और तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देंगे। सैनिक जी, मैं समझ गया, आप चिंता ना करें, मैं कोई गलती नहीं करूंगा। अगर कुछ भी पता चला तो मैं फौरन आप सभी लोगों को बताऊंगा। सैनिक वहाँ से चले जाते हैं और तब विनोद अंदर जाता है और ममता से कहता है। ममता, तुम जान रही हो जो हमारी बेटी है ना, वह एक राजा की बेटी है। क्योंकि अभी बाहर सैनिक आए थे तो वही सब बता रहे थे। राजा की बेटी विनोद, तुमने ये क्या कर दिया? राजा तो हमें बर्बाद कर देंगे। ऐसा करते हैं, इसे राजमहल लेकर चलते हैं, नहीं तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी और हम सबको जीवन कारागार हो जाएगा। नहीं ममता, इसे मैं कहीं नहीं लेकर जाऊंगा। ऊपर वाले ने हमें कोई औलाद नहीं दिया तो क्या हुआ, यह बच्ची ही अब से हमारी औलाद है। मैं इसे अब अपनी बेटी मानता हूँ। तुम विनोद पागल हो गए हो। जब राजा को पता चलेगा तो हमें सजा देंगे, हमारा घर और हमारी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। तुम इतनी बड़ी परेशानी क्यों ले रहे हो? इस तरह तो हमारा सब कुछ दांव पर लग जाएगा। ममता, तुम चिंता मत करो। मैंने इस बच्ची को जख्मी हालत में पाया था, इसे प्यार और देखभाल दी। अगर राजा को पता भी चला तो मैं सच बता दूंगा और राजा से माफी भी मांग लूंगा। तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है विनोद, लेकिन अगर सैनिक फिर आए तो हम क्या करेंगे? हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे और मेरे मन में डर लगा है कि कहीं राजा को पता न चले। ममता, डरो मत, जो होगा उसे हम मिलकर देख लेंगे। अभी बस इस बच्ची का ख्याल रखते हैं, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। विनोद और ममता उस बच्ची को अपने घर में रख लेते हैं, यह जानते हुए भी कि वो एक राजकुमारी है। फिर अगली सुबह होती है। इधर राजमहल में राजा और रानी अपनी बेटी की चिंता में डूबे हैं कि वह गई तो गई कहा, राजा जी, हमारी बेटी कहाँ चल गई? इतने दिन हो गए, कोई खबर नहीं मिला। क्या वो जंगल में खो गई या किसी ने उसे अपने घर में छुपा लिया? रानी, तुम चुप रहो। मैंने सैनिकों को हर गली, हर गांव, हर शहर छानने को कहा हूँ। जो भी इसके पीछे है उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कोई कितना भी हिम्मती क्यों ना हो, जो मेरी राजकुमारी को छिपाया है उसे जीवन कारागार की सजा दूंगा। लेकिन राजा जी, अगर हमारी बेटी को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? वो इतनी छोटी है, अकेले कैसे रहेगी? मैं तो दिन रात उसी की बात सोचती हूँ कि मेरी बेटी भूखी प्यासी ना हो। आप सैनिकों को और सख्ती से तलाश करने के लिए कहिए। अब अपनी बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। रानी, मैंने पहले ही सारी सेना को बता दिया है, हर घर हर गांव की अच्छी तरीके से तलाशी करें। मुझे शक है कोई गांव वाला उसे छिपा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी खैर नहीं होगी। मैं खुद गांव जाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी तो हर घर हर गांव की तलाशी लूंगा। राजा साहब, लेकिन अगर कोई मेरी बेटी को सचमुच अपने घर में रखा हो तो शायद किसी ने उसे जख्मी हालत में पाया हो और उस दयालु इंसान ने उसकी मदद की और उसे अपने घर में रख लिया हो, तो क्या आप तभी उन लोगों को सजा देंगे? रानी, अगर कोई उसे बचा रहा है और हमें बता देता है तो मैं उस इंसान को बहुत सारा इनाम दूंगा, लेकिन जो उसे छिपाएगा उसे मैं माफ नहीं करूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटी को ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बस राजा साहब, जल्दी ढूंढ कर ला दीजिए मेरी बेटी को। मेरा दिल हर पल डर से कांप रहा है। यह बारिश भी जैसे मेरे आंसुओं को और बढ़ा रही है। अब मैं अपने बेटी से एक पल भी दूर नहीं रह पाऊंगी। रानी, धैर्य रखो, मैं आज ही बहुत लोगों से बात करूंगा, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। तुम बस अपने आप को संभालो, हमारी बेटी जल्द ही हमारे पास होगी। राजा रानी दोनों अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चलता है कि उनकी बेटी कहाँ है। कुछ साल बीत जाते हैं और विनोद की दुकान किराया ना भरने की वजह से बंद हो जाता है। वह घर का किराया
जैसे तैसे भरता है, लेकिन हालात और भी बदतर हो जाते हैं। फिर वह सेठ नटवर लाल के पास काम मांगने जाता है। सेठ नटवर लाल जी, मुझे कोई काम दे दीजिए। दुकान बंद हो चुकी है, घर का खर्चा बिल्कुल नहीं चल रहा। मेरी बेटी और पत्नी कई दिन से भूखे हैं। कोई भी काम चलेगा, बस मेरी कुछ कमाई हो जाए ताकि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं। अरे विनोद, तू तो अपनी छोटी सी दुकान भी नहीं चला पाया और अब मेरे यहाँ काम मांगने आया है। देख विनोद, मेरे पास तेरे लिए कोई भी काम नहीं है। तू कहीं और जाकर कोशिश कर, शायद तुझे कोई काम दे दे। सेठ नटवर लाल जी, मेरी बात तो सुनिए। मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसे कई दिन से खाने को ठीक से नहीं मिल पा रहा है और मेरी पत्नी ममता रात दिन चिंता में डूबी रहती है, कुछ नहीं बोलती, पर मैं उसकी परेशानी देखता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। सेठ जी, आप मुझे कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। बस कर विनोद, मेरे सामने यह बेटा बेटी और रोना धोना बंद कर। तुझे काम चाहिए तो कहीं और जाकर ढूंढ ले, मेरे यहाँ कोई भी काम नहीं है। तेरा यह नाटक अब यहाँ नहीं चलने वाला है। सेठ जी, ये नाटक नहीं, मेरी मजबूरी है। मेरी बेटी मेरा सब कुछ है, मैं उसके लिए सड़कों पर भीख मान लूंगा, लेकिन आप इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं, बस एक मौका दे दीजिए। मैं कोई गलती नहीं करूंगा और पूरी दिल से आपका काम करूंगा। बहुत हुआ विनोद तेरा यह रोना धोना, इतना समय नहीं है मेरे पास सुनने का। इस गांव में अब छोटे लोग नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि बड़ी दुकान वालों ने सब कुछ है हासिल कर लिया है। अपने बेटी को ले और कहीं और यहाँ से निकल जा और मुझे तंग मत कर, समझा? ठीक है सेठ नटवर लाल जी, मैं जाता हूँ, शायद कहीं और कोई रास्ता मिल जाए। मेरी बेटी के लिए कुछ तो करना ही होगा, तभी मेरे परिवार का पेट भर पाएगा। विनोद निराश होकर लौटता है। तब तक शाम हो जाती है। विनोद एक पेड़ के नीचे निराश होकर बैठ जाता है। तभी किशोर उसे देखकर उसके पास आता है और विनोद से कहता है, विनोद, तू यहाँ अकेले क्यों बैठा है? बारिश में भीग रहा है, क्या हुआ? कुछ बताएगा भी या बस ऐसे ही उदास बैठा रहेगा? किशोर, सब कुछ खत्म हो गया, दुकान बंद हो गई और किसी ने भी हमारी थोड़ा सा मदद नहीं की। ममता घर में चुपके चुपके रोती है। मेरी बेटी भूख से तड़प रही है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे जैसा बदकिस्मत वाला बाप और पति किसी को ना मिले। अरे विनोद, इतना बुरा हाल कैसे हो गया? पहले तो तेरी दुकान ठीक ठाक ही चल रही थी, और ये बेटी, तूने तो कभी बताया नहीं कि तेरी कोई बेटी भी है। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। किशोर, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, लेकिन किसी को मत बताना मेरे बेटी को। मैंने कुछ साल पहले जंगल में जख्मी हालत में पाया था और उसे अपनाया हूँ। वो अब मेरी बेटी के समान है, लेकिन अब लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जंगल में जख्मी बच्ची? विनोद, ये तो बहुत बड़ी बात है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? और ये बच्ची कोई साधारण नहीं लगती, कोई खास बात है। मुझे विनोद, तू पूरी बात बता, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ किशोर, वो बच्ची वह एक राजा की बेटी है। मैंने उसे जख्मी हालत में पाया तो सोचा ऊपर वाले ने मुझे यह तोहफा दिया है, लेकिन अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि उसे पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। किशोर, तू मुझे कोई रास्ता बता, लेकिन कसम खा कि यह बात किसी को नहीं बताएगा। राजा की बेटी? अरे विनोद, तूने तो बहुत बड़ा खतरा मोड़ ले लिया है। और वैसे भी विनोद, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तू इतना टेंशन मत ले। शायद इस परेशानी से बचने का कोई रास्ता मिल जाए, मैं कुछ सोचता हूँ। किशोर, तू मेरा दोस्त है, अगर कोई रास्ता सूझे तो भगवान के लिए मुझे बताना यार। ममता को भी डर लग रहा है कि कहीं यह बात बाहर ना निकल जाए, क्योंकि अब हम दोनों अपने बेटी के बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। अरे यार विनोद, तू इतना परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, शायद कोई काम धाम का जुगाड़ हो जाए। लेकिन यह राजा की बेटी वाली बात इसे दिल से निकाल दे, नहीं तो तू बहुत चिंता करेगा। और वैसे भी मैं किसी को यह बात नहीं बताऊंगा। तू आराम से अपने घर जा। विनोद अपने घर चला जाता है और किशोर गहरी सोच में डूब जाता है और अपने आप से कहता है, राजा की बेटी विनोद, तूने यह क्या कर लिया? अगर मैं राजा को बता दूं तो मुझे बहुत सारा इनाम मिलेगा और मेरी जिंदगी भी बदल जाएगी। पर वो मेरा दोस्त है, उसने मुझ पर भरोसा किया है। लेकिन इस समय मेरी हालत भी तो बहुत ज्यादा खराब है और ये मेरे लिए सबसे सुनहरा मौका है। ऐसा करता हूँ, मैं कल सुबह इसका फैसला करूंगा कि राजा को बताना है कि नहीं। रात हो जाती है। विनोद अपने घर में अपनी पत्नी ममता से उदास होकर कहता है, ममता, मैंने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने आज अपने दोस्त किशोर को अपने बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुमने ये क्या किया विनोद? कहीं वो राजा को बता दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तुमने इतना रिस्क क्यों लिया? अब तो मुझे लगता है कि भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ममता, मैं परेशान हो गया था और वैसे भी किशोर मेरा बचपन का दोस्त है। मैंने सोचा वो समझेगा, तभी मैंने उसे सब कुछ बता दिया और मैंने उसे कहा है कि किसी को कुछ भी मत बताना। शायद वो मेरी बात माने
और किसी को ना बताए। तुम और तुम्हारी दोस्ती विनोद, अगर राजा को सब कुछ पता चल गया तो हमें सजा मिलेगी। हमारा घर, हमारी इज्जत सब खत्म हो जाएगा और हम पूरी जीवन बस पछताते रह जाएंगे। ममता, मैंने उस बच्ची को जख्मी हालत में पाया था, उसे अपनाया, उसे अपनी बेटी बनाया। अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता हूँ। अगर किशोर सब कुछ बता भी देता है तो मैं सच बोल दूंगा कि इसे मैंने जंगल में पाया था। सच बोल दोगे तो क्या हम बच जाएंगे और राजा हमें सजा नहीं देंगे? तुम पागल हो गए हो विनोद। राजा हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें कोई और ही रास्ता निकालना होगा। ममता, तुम डरो मत। मैंने किशोर से साफ साफ कहा है कि किसी को ना बताए, और वैसे भी वह मेरा दोस्त है, शायद मेरी बात रख ले। और किसी को ना बताए, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। ममता, सब ठीक हो जाएगा। विनोद और ममता चुपचाप सो जाते हैं। अगले दिन किशोर राजमहल पहुंच जाता है और राजा को सब कुछ बता देता है। राजा जी, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। आपकी बेटी राजकुमारी विनोद के घर में है। उसने उसे कई सालों से छिपा रखा है। क्या कहा? विनोद ने मेरी बेटी को छिपा रखा है? किशोर, यह सच है कि तुम झूठ बोल रहे हो? अगर झूठ निकला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा जी, मैं कसम खाता हूँ, सच कह रहा हूँ। विनोद ने खुद मुझसे बताया कि उसने आपकी बेटी को जंगल में जख्मी हालत में पाया था और उसके बाद उसे अपने घर में रख लिया। अब वह उसे अपनी बेटी कहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी बेटी कहने की? किशोर, तूने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझसे पहले की बताया होता तो उस विनोद के बच्चे को मैं कब तक कारागार में डाल दिया होता। और वैसे किशोर, ये बात कौन कौन जानता है? नहीं राजा जी, बस मैं और विनोद ये बात जानते हैं। उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी को ना बताऊं, पर मैं आपके सामने सच लाया हूँ। आपकी बेटी उसी के पास है। ठीक है किशोर, अगर यह सच है तो तुझे इनाम मिलेगा, लेकिन अगर झूठ निकला तो सजा भी तुझे ही भुगतनी पड़ेगी। सैनिकों, विनोद के घर चलो अभी ही, जल्दी से। राजा और सैनिक विनोद के घर की ओर चल देते हैं। विनोद के घर पहुंचते ही राजा अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन विनोद को देखकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं। विनोद, तूने यह क्या किया? तू जानता था यह मेरी बेटी है, फिर भी उसे छिपाया। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। राजा जी, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने आपकी बेटी को जंगल में जख्मी हालत में पाया था, उसे बचाया, प्यार दिया, अपनी बेटी की तरह पाला। अब आप ही बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है? राजा जी, हमने इसे अपने बेटी की तरह रखा। हमारे पास कोई भी संतान नहीं है, इसीलिए मैंने इसे अपनाया। हमें माफ कर दीजिए, हमने तो बस इसे प्यार दिया है। तुमने मेरी बेटी को मुझसे दूर रखा और कहते हो प्यार दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सैनिकों, इन्हें पकड़ लो, इनकी सजा मैं तय करूंगा। इन्हें तो उम्र कैद की सजा मिलेगी। नहीं पिताजी, आप इन्हें सजा मत दीजिए। इन्होंने मुझे बचाया, मेरा ख्याल रखा, मुझे अपनी बेटी की तरह पाला। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? ये लोग तुझे मुझसे छिपा रहे थे और मुझसे दूर कर रहे थे। नहीं पिताजी, ये मेरे माता पिता हैं। इन्होंने मुझे प्यार दिया, पढ़ाया, लिखाया, मेरी हर इच्छा पूरी की मेरे लिए। यही सब कुछ है, आप इन्हें कुछ मत कीजिए। राजकुमारी, तुम चुप रहो। राजा जी, मैंने जो किया दिल से किया। अगर सजा देंगे तो दे दीजिए, लेकिन मैंने आपकी बेटी को कभी भी तकलीफ नहीं दी। राजा जी, हमने इसे अपने घर का हिस्सा बनाया, हमारा घर सुना था। ये बच्ची हमारी जिंदगी में रौनक लाई। हमने कोई भी गलत इरादा नहीं रखा था। तुम लोग इतना बड़ा राज मुझसे कैसे छिपा सकते हो? मेरी बेटी मुझसे कई सालों तक दूर रही और तुम चुपचाप रहे, फिर भी मेरी बेटी तुम्हारी ही तारीफ कर रही है। पिताजी, ये सच है। इन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब मैं जख्मी थी तो इन्होंने ही मुझे संभाला और मैं अब इनके बिना नहीं रह सकती हूँ। बेटी, तू इतना समझदार कैसे हो गई? विनोद और ममता, तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बहुत परेशान हो गया था। राजा जी, मुझे डर था कि आप हमें सजा देंगे। हमने इसे अपने दिल में बसा लिया। अगर कोई गलती हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। राजा जी, हमने सिर्फ आपकी बेटी को बस प्यार दिया। अगर आप इसे ले जाएंगे तो हमारा घर फिर से सुना हो जाएगा। बस इतना कहना चाहते हैं कि अब आज से ये हमारी भी बेटी है और अब हम लोग इसके बिना नहीं रह पाएंगे। पिताजी, मैं इनके साथ ही खुश हूँ, आप मुझे इनसे अलग मत कीजिए। मैं इन लोगों के बिना नहीं रह पाऊंगी। राजा अपनी बेटी की बात सुनकर विनोद और ममता को माफ कर देता है और उनसे कहता है, विनोद, तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा, उसका प्यार जीता। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम हर महीने आकर 500 चांदी के सिक्के राजमहल से उठा ले जाना, और जब तुम लोगों का मन करे अपनी बेटी से मिलने का तो महल आ जाना और मेरी बेटी से मिल लेना। राजा जी, आपकी यह मेहरबानी हम कभी नहीं भूलेंगे। हमने बस आपकी बेटी को प्यार दिया और आपने हमें इतना बड़ा इनाम दिया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब। राजा जी, हमारा घर सुना था आपकी बेटी ने उसे रौनक दी, अब आप उसे ले जा रहे हैं, हम लोग अब कैसे रहेंगे? ममता, तुमने मेरी बेटी को माँ का प्यार दिया, ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। तुम दोनों ने जो किया वो बहुत अच्छा काम है और मेरी बेटी तुम्हारे पास सुरक्षित थी। राजा जी, हमारी बेटी यानी आपकी बेटी हमेशा हमारे दिल में रहेगी। हम जब भी उसे याद करेंगे तो उससे मिलने महल आ जाया करेंगे और आपने हमें एक नया जीवन दिया है, मैं ये कभी भूल नहीं पाऊंगा। हाँ राजा साहब, हमने उसे अपनी बेटी की तरह पाला था, अब वो आपके पास ही रहेगी, लेकिन हमारी दुआएं हमेशा उसके साथ रहेंगी। पिताजी, मैं इनसे मिलने आती रहूंगी, ये मेरे माता पिता जैसे हैं, इन्होंने मुझे सब कुछ दिया, मैं इन्हें कभी नहीं भुला पाऊंगी। बेटी, तूने मुझे बहुत कुछ आज सिखा दिया। विनोद, ममता, तुमने मेरी बेटी को जो प्यार दिया है मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब चलो बेटी, महल की ओर चलते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। राजा और राजकुमारी महल की ओर चले जाते हैं। किशोर दूर से जलन भरी नजरों से देखता रह जाता है। विनोद और ममता की ईमानदारी ने उनकी जिंदगी बदल दी। किशोर की जलन उसे अकेला छोड़ गई, लेकिन अब विनोद का परिवार बहुत खुश था। बारिश की बूंदों ने कस्बे को तरोताजा किया और ममता और विनोद की कहानी एक बहुत बड़ी सीख बनी कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, अपने काम के प्रति, और बुरे समय में घबराना नहीं चाहिए।